नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जेआईबी विद स्ट्रोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल सी का चैप्टर नंबर 26 कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में चैप्टर, ये पार्ट 3 है फ्रेंड्स, और इसी के साथ में पूरा जो इंश्योरेंस कंपनीज का एस्पेक्ट है वो पूरा कवर हो जाता है। ओके, तो यहाँ इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमारा एजेंडा क्या रहने वाला है? व्हाट आर द इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज, व्हाट इज री इंश्योरेंस, ठीक है, री इंश्योरेंस क्या होता है, इंटरमीडिएटरीज क्या होती हैं, इंश्योरेंस रिपोजिटरी क्या होती है, ई इंश्योरेंस अकाउंट क्या होता है, इन सब के बारे में हमें चर्चा करनी है। ओके, तो देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज की। ठीक है, तो देखो इंश्योरेंस में क्या होता है, दो पार्टी होती हैं। जैसे एक एलआईसी कंपनी हो गई और एक व्यक्ति हो गया, मान लेते हैं अशोक। ठीक है, तो अब एलआईसी और अशोक दो पार्टी होती हैं। ये इंश्योरेंस देने वाला है, ये इंश्योरेंस लेने वाला है, यानी इसे इंश्योर्ड कहते हैं, ये इंश्योरर कहलाता है। ठीक है, लेकिन एलआईसी की पॉलिसी अशोक तक पहुंचे उसके लिए बीच में कुछ लोगों की ज़रूरत होती है ना। एलआईसी कंपनी खुद नहीं आती है, वो किसी को रखती है अपने बिहाफ पर कि अशोक के पास जा करके पॉलिसी बेचो। तो जिस व्यक्ति को उसने मिडिल में रखा है, बीच में रखा है, उसे ही इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज कहते हैं। इसे जनरली हम एजेंट शब्द से संबोधित करते हैं। क्या बोलते हैं? एजेंट बोलते हैं कि एलआईसी का एजेंट आए हुए हैं, वो बोलते हैं कि अपना इंश्योरेंस करवा लो, लाइक दैट। ओके, तो एजेंट हो गया सर हमारा, एलआईसी के एजेंट हो गए। और दूसरा ब्रोकर भी होते हैं, ब्रोकर। अब सवाल ये है कि ब्रोकर क्या होते हैं और एजेंट क्या होता है, दोनों में फ़र्क क्या होता है, बस ये इतना अपने को समझना है। ठीक है, थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं, समझ में आ जाएगा। इन मोस्ट इंश्योरेंस ट्रांजेक्शन देयर इज यूजुअली एन इंटरमीडिएटरी एन इंश्योरेंस एजेंट, जो कि इंडिविजुअल भी हो सकता है या कोई कंपनी कारपोरेट हो सकता है, या एक इंश्योरेंस ब्रोकर होते हैं। ठीक है, तो इंटरमीडिएटरीज के तौर पर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में या तो एजेंट आएगा इंश्योरेंस का, या तो इंश्योरेंस का ब्रोकर आएगा। जो एजेंट है वो दो तरीके के होते हैं। कोई व्यक्ति है, राम श्याम महेश, वो एजेंट का काम कर सकता है, या कोई कंपनी है वो भी एजेंट का काम कर सकती है। ठीक है, उसके बाद में इंश्योरेंस ब्रोकर भी होते हैं। अभी मैं आपको समझा देता हूँ इंश्योरेंस ब्रोकर और एजेंट में क्या फ़र्क होता है। एन इंश्योरेंस एजेंट रिप्रेजेंट्स वन आर मोर इंश्योरेंस कंपनीज एंड सेल देयर पॉलिसी। तो जो इंश्योरेंस एजेंट होता है वो एक या एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी को रिप्रेजेंट करता है उनके प्रोडक्ट और पॉलिसी को बेचने के लिए। जैसे मान लेते हैं एलआईसी ने एक व्यक्ति है श्याम, उसको बोला है कि तुम जाओ और सभी लोगों को जो है हमारी पॉलिसी बेचो। एलआईसी कंपनी ने एक बंदे को रखा हुआ है जिसका नाम श्याम है, और उसको कहा कि जा करके तुम सभी लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी बेचो। ये गया ABCD, 4 लोगों से बात की, 2-3 लोगों को बेच दिया। तो ये जो श्याम है ये कौन है? एजेंट है। ठीक, क्या है? एजेंट है। अब उल्टी अप्रोच देते हैं। मान लो मैं हूँ यहाँ पर अशोक, मैं यहाँ पर अशोक हूँ और मेरा मन है कि मुझे जो है हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, सही, कि आई वांट टू टेक हेल्थ इंश्योरेंस। तो मैं किसी व्यक्ति के पास गया, मान लो यहाँ पर अजय के पास, और मैंने बोला अजय से कि भाई मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, मुझे सजेस्ट करो क्या बेस्ट रहेगा। अब अजय जो है ढेर सारी कंपनियां ट्राई करता है, उसने एलआईसी की पॉलिसी देखी, उसने एचडीएफसी की पॉलिसी देखी, उसने आईसीआई बैंक की पॉलिसी देखी। ठीक है, और फिर मुझे सजेस्ट किया कि सबसे बढ़िया एचडीएफसी की है, उदाहरण के तौर पर, कि एचडीएफसी की पॉलिसी सबसे अच्छी है। तो इस केस में अजय जो है ब्रोकर का काम कर रहा है। फर्क समझे? बात समझ में आई? श्याम एलआईसी कंपनी का काम कर रहा है तो वो एलआईसी का एजेंट है। अगर कस्टमर के बिहाफ पर जो बंदा काम करता है वो ब्रोकर का काम करता है। डिड यू गेट द पॉइंट? ठीक है, यही इतना फ़र्क होता है। ओके, तो ये हो गया कि इंश्योरेंस एजेंट जो होता है वो एक या एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है और उनकी पॉलिसी को बेचता है, जबकि एक इंश्योरेंस ब्रोकर जो होता है रिप्रेजेंट द क्लाइंट एंड ऑफर्स पॉलिसी फ्रॉम मल्टीपल इंश्योरर्स एमिंग टू फाइंड द बेस्ट फिट फॉर द क्लाइंट्स नीड। तो ब्रोकर जो होता है वो क्लाइंट को रिप्रेजेंट करता है, मुझे रिप्रेजेंट करेगा, कस्टमर को रिप्रेजेंट करेगा और बोलेगा कि जो ढेर सारी पॉलिसी मार्केट में उनमें से कौन सी बेस्ट तुम्हारे लिए है, तो वो व्यक्ति ब्रोकर हो जाता है। ठीक है, यही दोनों फ्रेंड्स जो है यही दोनों यानी एजेंट और ब्रोकर ही इंटरमीडिएटरीज कहलाते हैं। इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज सर्व एज ए ब्रिज बिटवीन कंज्यूमर, जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना चाहते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी जो कि
इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना चाहते हैं। तो इंटरमीडियरी जो होते हैं वो ब्रिज का काम करते हैं, एक पुल का काम करते हैं, किसके बीच में, कस्टमर के बीच में और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में। इंश्योरेंस ब्रोकर्स आर लाइसेंस्ड बाय IRDA, ठीक है। तो चाहे ब्रोकर हो चाहे एजेंट हो, इन दोनों को लाइसेंस IRDA द्वारा ही दिया जाता है। एंड गवर्न बाई इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस ब्रोकर रेगुलेशन 2002, ठीक है। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन अगर बनता है कि इंश्योरेंस ब्रोकर को लाइसेंस कौन देता है सर, तो लाइसेंस मिलता है IRDA की तरफ से ही, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर को देखने के लिए गवर्निंग बॉडी है। और इनको जो गाइडलाइन है इनके लिए वो कौन सी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA, वही इंश्योरेंस ब्रोकर रेगुलेशन 2002, ठीक है। उसके बाद में इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट एंड कारपोरेट एजेंट्स आर आल्सो लाइसेंस्ड बाय IRDA, ठीक है। तो चाहे इंडिविजुअल एजेंट हो इंश्योरेंस का, चाहे कारपोरेट एजेंट हो, इन दोनों को लाइसेंस कहाँ से मिलता है, IRDA की तरफ से ही मिलता है। एन एजेंट इज अ पर्सन हु इज लाइसेंस्ड बाय द अथॉरिटी टू सॉलिसिट एंड प्रोक्यूर इंश्योरेंस बिजनेस इंक्लूडिंग बिजनेस रिलेटिंग टू कंटिन्यूएंस, रिन्यूअल एंड सर्वाइवल ऑफ द पॉलिसी ऑफ द इंश्योरेंस। तो मतलब एजेंट कौन होता है, एजेंट वो व्यक्ति है जिसको लाइसेंस मिला है IRDA की तरफ से कि वो प्रोक्योर कर सकता है इंश्योरेंस बिजनेस को, मतलब इंश्योरेंस बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है, जिसमें वो कस्टमर को पॉलिसी ऑफर करेगा, उसका रिन्यूअल करवाएगा, पॉलिसी को रिवाइव करने की कोशिश करेगा। ये सारे काम इंश्योरेंस एजेंट द्वारा किए जाते हैं। इंश्योरेंस एजेंट जो है इंडिविजुअल एजेंट भी हो सकते हैं और कारपोरेट एजेंट भी हो सकते हैं। इन केस ऑफ अ क्लेम द एजेंट शुड हेल्प एंड फैसिलिटेट द इंश्योर्ड फॉर प्रॉपर एंड टाइमली सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। मान लो किसी की डेथ हो जाती है इंश्योरेंस में, तो उस केस में जो एजेंट है वो मदद करेगा, है ना, कि ताकि जो है टाइमली क्लेम का सेटलमेंट मिल सके जिसने इंश्योरेंस करवा रखा है। द प्राइमरी जॉब ऑफ ए ब्रोकर इज टू एडवाइज द कस्टमर अबाउट चॉइस ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड कंपनी। अगर हम ब्रोकर की बात करें तो जो ब्रोकर का मुख्य काम क्या है, प्राइमरी जॉब क्या है उसकी, उसको कस्टमर को एडवाइस करना है चॉइस ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड कंपनी। तो वो बताता है कि कस्टमर के पास में कौन कौन से इंश्योरेंस प्रोडक्ट और कंपनीज की चॉइसेस हैं। ब्रोकर का काम ये होता है। इंश्योरेंस ब्रोकर गिव एडवाइस टू द इंश्योर्ड विदाउट चार्जिंग देम, ठीक है। तो इंश्योरेंस ब्रोकर जो है, जो व्यक्ति इंश्योरेंस करवाना चाहता है उसको सलाह देता है, कोई चार्ज नहीं लेता है। एज पर IRDA नो इंटरमीडियरी कैन ऑफर एनी डिस्काउंट टू अ प्रोस्पेक्टिव पॉलिसी होल्डर टू इंड्यूस अ पर्सन टू टेक द पॉलिसी। गाइडलाइन के हिसाब से, IRDA की गाइडलाइन के हिसाब से कोई भी इंटरमीडियरी डिस्काउंट नहीं ऑफर कर सकती है किसी भी पॉलिसी होल्डर को, ठीक है। किसी तरीके का डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता है इंटरमीडियरी द्वारा, ठीक है। फिर आता है री इंश्योरेंस। तो आई बिलीव कि जो है इंटरमीडियरीज के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली दो ही चीज़ें हैं। देखो यहाँ पर इंटरमीडियरीज में एजेंट होते हैं, एजेंट दो तरीके के, इंडिविजुअल और कारपोरेट तरीके के, ठीक है। और दूसरा कौन होता है, ब्रोकर। ब्रोकर मैंने आपको दोनों को समझाया था। अगर LIC कंपनी के लिए कोई काम कर रहा है व्यक्ति और इंश्योरेंस बेच रहा है तो वो एजेंट कहलाएगा। अगर किसी कस्टमर के लिए जो है, मान लो अजय के लिए कोई व्यक्ति काम करे और उसके लिए पॉलिसी ढूंढ करके लाए, तो वो ब्रोकर का काम करेगा। जैसे policybazaar.com हो गया, है ना, पॉलिसी बाजार एक वेबसाइट है। यहाँ पर क्या होता है, आप जाएं और ढेर सारे जो है ऑप्शंस आपको मिलेंगे कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है, टर्म इंश्योरेंस लेना है तो कौन से लेना चाहते हैं। तो एक तरीके से पॉलिसी बाजार क्या हुआ, ब्रोकर का यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि वो कस्टमर के बिहाफ पर चीज़ें ढूंढ करके ला करके दे रहा है, ठीक है। तो इंश्योरेंस एजेंट जो है सेल करते हैं पॉलिसी को, किसी कंपनी को, एक या एक से अधिक कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इंश्योरेंस ब्रोकर जो होते हैं वो क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हैं और उसको बेस्ट पॉलिसी जो उसके लिए सुटेबल होती है उसको उसे ऑफर करते हैं, ठीक। जो इंटरमीडिएटरीज होते हैं जिसमें एजेंट और ब्रोकर आते हैं, वो एक ब्रिज का काम करते हैं कस्टमर के बीच में और कंपनीज के बीच में। कस्टमर जो है इंश्योरेंस खरीदना चाहता है और कंपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचना चाहती है। इंश्योरेंस ब्रोकर को लाइसेंस दिया जाता है IRDA द्वारा। उसी तरीके से इंडिविजुअल इंश्योरेंस एजेंट हो या कारपोरेट एजेंट हो, दोनों को लाइसेंस जो है IRDA द्वारा ही दिया जाता है। तो ध्यान रखें, इंटरमीडिएटरीज को लाइसेंस मिलेगा वो IRDA द्वारा ही दिया जाता है। इनकी गवर्निंग होती है IRDA के इंश्योरेंस ब्रोकर रेगुलेशन 2002 के तहत, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा बहुत इन्होंने बताया कि एजेंट क्या होता है, समझ में अपने को आ ही चुका है कि एजेंट एक व्यक्ति है जो कि लाइसेंस किया जाता है अथॉरिटी यानी IRDA द्वारा, और उसका काम होता है इंश्योरेंस के बिजनेस को फैलाना, ठीक है। उसके बाद में एजेंट जो है इंडिविजुअल एजेंट भी हो सकता है और कारपोरेट एजेंट। इंडिविजुअल एजेंट मतलब एक व्यक्ति, जैसे मैं हूँ, अगर मैं LIC का एजेंट बन जाऊँ तो इंडिविजुअल एजेंट हो गया। अगर कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई पार्टनरशिप अगर एजेंट बने तो उसे कारपोरेट
एजेंट बोल दिया जाएगा। ठीक है, अगर किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, क्लेम बनता है, तो एजेंट को चाहिए कि वो हेल्प करे, मदद करे, प्रॉपर और टाइमली सेटलमेंट में मदद करने का जिम्मा होता है। जो ब्रोकर होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, व्हाट इज द प्राइमरी जॉब, उसका काम होता है कि वो अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को बेस्ट इंश्योरेंस प्रोडक्ट और कंपनीज के बारे में सजेस्ट करे कि उसके लिए क्या सुटेबल है, क्या उचित है। ठीक है, तो ये हो गई। उसके बाद में इंश्योरेंस ब्रोकर जो सलाह देते हैं उसके लिए वो कोई चार्ज नहीं लेते हैं। इसके बाद में एज पर IRDA कोई भी इंटरमीडियरी जो है डिस्काउंट ऑफर नहीं कर सकती कि नहीं हम डिस्काउंट देंगे तो हमारा LIC का प्रोडक्ट ले लो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ओके, फिर आता है री इंश्योरेंस। व्हाट इज री इंश्योरेंस, थोड़ा सा बात की थी हमने, लेकिन एक एग्जाम्पल से इसको समझिए जो है कि री इंश्योरेंस क्या होता है। हियर इज अ ब्रेक डाउन विद द एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं री इंश्योरेंस क्या होता है। सिनारियो है एक, अ कंपनी जिसे सीडिंग कंपनी भी कहते हैं फ्रेंड, सीडिंग कंपनी या उसे ही प्राइमरी इंश्योरर कहते हैं। ठीक है, जो कंपनी मुख्य रूप से इंश्योरेंस बेच रही है उसे फ्रेंड ध्यान रखें सीडिंग कंपनी भी कहते हैं, उसी को ही प्राइमरी इंश्योरर भी कह देते हैं। चूंकि हम री इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ दो कंपनियां होंगी, एक जो आपको इंश्योरेंस देगी और एक इंश्योरेंस का इंश्योरेंस देगी। तो वही बोल रहा है कि जो प्राइमरी कंपनी है, मेन कंपनी, उसे सीडिंग कंपनी भी बोल देते हैं और उसे ही प्राइमरी इंश्योरर भी बोल देते हैं। अ कंपनी सेल्स इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर होम्स इन अ हरिकेन प्रोन एरिया लाइक फ्लोरिडा। अमेरिका में फ्लोरिडा एक जगह है जहाँ पर हरिकेन आता है, तूफान बहुत आते रहते हैं, वहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रही है एक कंपनी। ठीक है, विदाउट री इंश्योरेंस क्या होगा मान लो, और विथ री इंश्योरेंस क्या होगा ये देखते हैं। अब मान लो कि री इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है उस कंपनी ने, एक कंपनी है मान लेते हैं से कि LIC ही है, LIC ने हरिकेन अफेक्टेड एरिया में इंश्योरेंस बेच रखा है। हरिकेन आ गया, इफ़ अ मेजर हरिकेन हिट्स, मान लो हरिकेन आया और 1 लाख लोग मर गए, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख लोगों की डेथ हो गई, कैजुअलिटी हो गई। इफ मेजर हरिकेन हिट्स द इंश्योरेंस कंपनी कुड फेस मैसिव क्लेम दैट एक्सीड इट्स फाइनेंशियल रिजर्व पोटेंशियली लीडिंग टू बैंकरप्सी। अब ऐसा हुआ कि भाई हालात ख़राब हो गए, बहुत ज़्यादा क्लेम्स आ गए, 1 लाख लोगों की क्लेम्स आ गए और जितनी फाइनेंशियल रिजर्व था, जितना भी कुछ कमाया था प्रीमियम वगैरह में, वो सारा का सारा जो है तबाह हो गया। कंपनी जो है बैंकरप्सी की तरफ चली गई, क्योंकि हम भाई प्रीमियम ले रहे हैं आपसे 10,000 रुपये का और इंश्योरेंस आपका हो सकता है 5 लाख रुपये का हुआ हो, आपसे मिले 10,000 हैं, देने 5 लाख हैं, पॉसिबिलिटीज आर देयर, है ना। तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी, दिवालिया हो जाएगी। अब अगर उसने विथ री इंश्योरेंस कर रखा है, उसने री इंश्योरेंस किसी और कंपनी से भी इंश्योरेंस अपना करवा रखा है, द इंश्योरेंस कंपनी इंटर्स इनटू अ री इंश्योरेंस एग्रीमेंट विथ अनदर कंपनी, द एज्यूमिंग कंपनी आर री इंश्योरर। ठीक है, दिस एग्रीमेंट माइट इन्वॉल्व, बस इतना ही है। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। तो देखिए मतलब कहने का ये है कि जो कंपनी थी, इंश्योरेंस कंपनी थी, उसने किसी और कंपनी के साथ में एक एग्रीमेंट कर लिया अनदर कंपनी के साथ में, जिसे हम एज्यूमिंग कंपनी कहेंगे। जो पहली कंपनी थी उसे सीडिंग कंपनी बोलते थे या प्राइमरी इंश्योरर बोलते थे, और इसको जो है दूसरी कंपनी जो थी उसको री इंश्योरर बोलते हैं। तो दूसरी कंपनी के साथ टाई अप कर लिया कि भाई मान लो हालात बिगड़ गए, है ना, और हरिकेन हिट कर गया 1 लाख लोगों का, तो तुम्हें जो है यहाँ इनके क्लेम सेटल करने पड़ेंगे, तुम्हें इनके क्लेम सेटल करने पड़ेंगे। कौन? जो दूसरी कंपनी है जिसे हम एज्यूमिंग कंपनी बोल रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई री इंश्योरेंस का? आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मान लेते हैं LIC है, इसने इंश्योरेंस दे रखा है फ्लड अफेक्टेड एरिया में जहाँ पर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। बाढ़ आई, पता चला कि जो है 4 लाख लोग जो है बह गए, फॉर एग्जाम्पल 4 लाख लोग बह गए। अब उनके इंश्योरेंस क्लेम देने हैं, लेकिन LIC ने क्या कर रखा है, मान लेते हैं GIC से री इंश्योरेंस ले रखा है, GIC से री इंश्योरेंस ले रखा है। अब अगर मान लो 4 लाख लोग बह गए और LIC के बस का नहीं है, तो उसने GIC से री इंश्योरेंस ले रखा है, तो GIC सारे क्लेम पे करेगी इन 4 लाख लोगों को, क्योंकि उसने री इंश्योरेंस करवा रखा है, इंश्योरेंस का इंश्योरेंस करवा रखा है। डिड यू गेट द पॉइंट? ठीक है, अब अच्छा मान लो कि GIC ना दे पाए तो सर LIC को देना पड़ेगा। इसकी एक कंडीशन ये भी होती है, ध्यान देंगे कि मान लो LIC डिफ़ॉल्ट कर, GIC डिफ़ॉल्ट कर गई, GIC की हालत ख़राब हो गए री इंश्योरेंस में GIC तबाह हो गई, तो क्या होगा सर? LIC को अपना कमिटमेंट पूरा करना पड़ेगा, वो चाहे जैसे करे, दिवालिया हो जाए वो उसकी अपनी है, लेकिन करना पड़ता है। ठीक है, तो आई बिलीव ये चीज़ें समझ में आ गई। LIC को सीडिंग कंपनी बोलते हैं, CDI सीडिंग कंपनी बोलते हैं, GIC जो होगी उसको एज्यूमिंग कंपनी बोलते हैं। दीज आर द टर्मिनोलॉजी जो कि यूज होते हैं। ठीक है, तो आई बिलीव मैंने आपको चीज़ें समझा दी हैं री इंश्योरेंस एक एग्जाम्पल से। अब देखिए थ्योरी देखते हैं। री इंश्योरेंस इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग सम पोर्शन ऑफ रिस्क बाई इंश्योरर
टू री इंश्योरर इनेबलिंग द इंश्योरेंस कंपनी टू फोकस ऑन देयर कोर बिजनेस। तो री इंश्योरेंस होता है ट्रांसफ़र करना रिस्क का कुछ पोर्शन री इंश्योरर को, इंश्योरेंस कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर चढ़ा देती है कि थोड़ा रिस्क तुम ले करके बैठो, ठीक है, ताकि हम अपने मुख्य बिजनेस पर फोकस कर सके। कौन? जो मेन कंपनी है। फॉर द इंश्योरेंस दिस वर्क एज ए कैपेसिटी इन्हेंसर एज री इंश्योरेंस ऑफर रिस्क कवरेज एंड टेक्निकल सर्विस। तो ये क्या होता है कि जो इंश्योरेंस जैसे मान लेते हैं LIC कंपनी है, उसके लिए कैपेसिटी इन्हेंसर की उसकी क्षमता बढ़ गई है। LIC हो सकता है कि जिनमें बाढ़ वाले क्षेत्र में हो सकता है इंश्योरेंस सबको ना दे पाती, लेकिन अब वो दे पा रही है। क्यों? क्योंकि जो री इंश्योरर है वो जो है उसको रिस्क का कवरेज दे रहा है और टेक्निकल सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए LIC के लिए चीज़ें आसान हो गई हैं। द प्रेजेंस ऑफ री इंश्योरर्स आल्सो डिक्रीज वॉलेटिलिटी ऑफ द इंश्योरर। अगर री इंश्योरर मौजूद है, ठीक है, तो उसकी वजह से इंश्योरेंस की जो वॉलेटिलिटी है वो कम हो जाती है। वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। फिर हमने ये एक एग्जाम्पल देखा पूरा कायदे से, फिर कुछ और बातें इसमें देख लेते हैं। In 1956, the Indian Reinsurance Corporation was incorporated, which consisted of general insurers and received premium cessions from the member companies. तो 1956 में इंडियन री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें जनरल इंश्योरर्स होते थे और इनको रिसीव जो है मतलब जो प्रीमियम मिलता था वो मेंबर कंपनी से मिलता था। ऑब्वियसली जैसे अगर LIC ने A का इंश्योरेंस किया है मान लेते हैं, फिर उसने LIC ने उसी इंश्योरेंस को री इंश्योरेंस करवाया है GIC से, तो GIC को प्रीमियम कौन देगा? GIC को प्रीमियम LIC देगा, क्योंकि A तो ऑलरेडी दे चुका है LIC को, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि जो इनको प्रीमियम जो मिलता है वो मेंबर कंपनी से मिलता था। In 1961, statutory sessions were introduced that stipulated the amount that every insurer was required to cede under the different category of insurance। फिर मतलब 1956 में ये कॉन्सेप्ट आया कि री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश किया गया, इंडियन री इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को। फिर आता है 1961, यहाँ पर स्टेचुटरी जो है सेशंस की बात की गई, मतलब जो है प्रीमियम की बात की गई भाई कि अब नियम हो गया कि इतना जो है संवैधानिक तौर पर लागू किया कि इतना जो है प्रीमियम आपको देना ही पड़ेगा। वही बोल रहे हैं कि एक अमाउंट सेट की गई, इतना तो हर इंश्योरर को यानी LIC जैसी कंपनियों को अपने री इंश्योरर को इतना अमाउंट तो देना ही पड़ेगा। इसकी बात 1961 में की गई। सीडिंग कंपनी कौन होती है? मैंने आपको बताया था जो मेन कंपनी होती है जिसने इंश्योरेंस किया था। जैसे हमारे एग्जाम्पल में LIC था, GIC था, तो कौन है सीडिंग कंपनी? सीडिंग कंपनी LIC है, ठीक है, वही है। अ सीडिंग कंपनी इज एन इंश्योरेंस कंपनी दैट ट्रांसफर्स द इंश्योरेंस पोर्टफोलियो टू री इंश्योरर, ठीक है। तो सीडिंग कंपनी वो इंश्योरेंस कंपनी होती है जो ट्रांसफ़र करती है इंश्योरेंस के पोर्टफोलियो को री इंश्योरर को, ठीक है। तो री इंश्योरर अलग हो गया और जो इंश्योरर है वो सीडिंग कंपनी कहलाता है, ठीक है। द इंश्योरर हाउएवर इज लाइबल टू पे द क्लेम्स इन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय द री इंश्योरर। देखो ये मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो LIC ने मान लो 4 लाख लोगों का इंश्योरेंस किया था और सारे के सारे जो है मान लेते हैं डूब के जो है एक्सपायर कर गए, तो LIC को जो है क्लेम देना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो उसने GIC से री इंश्योरेंस करवा रखा है और GIC नहीं दे पाता है, किसी वजह से डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो भी LIC को इन 4 लाख लोगों को क्लेम देना पड़ेगा। यही बात यहाँ पर लिखी हुई। द इंश्योरर हाउएवर इज लाइबल टू पे द क्लेम इन इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय द री इंश्योरर। अगर री इंश्योरेंस मान लो फेल कर जाता है, डिफॉल्ट कर जाता है, नहीं दे पाता है, तो भी LIC को मुक्ति नहीं मिलेगी। ये नहीं बोल सकते कि भैया हमने जिनसे री इंश्योर करवाया था वो तो पेमेंट नहीं कर रहे तो मैं कैसे पेमेंट करवाऊंगा। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। LIC इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द क्लेम टू ऑल दोज 4 लाख पीपल, ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद में इन द पोस्ट लिबरेशन एरा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999 के इफेक्ट, यानी IRDA के लिए जो इफेक्ट था, मतलब एक्ट था, वो 1999 में आता है जब वो उदारीकरण की नीति आ जाती है। तो GIC-RE, वही GIC-RE मतलब री इंश्योरेंस, द सोल नेशनल री इंश्योरर प्रोवाइड री इंश्योरेंस टू इंश्योरर्स इन इंडिया एज वेल एज अब्रोड। मतलब हमारे देश में GIC-RE है। RE का मतलब क्या हो गया? जनरल इंश्योरेंस कंपनी। RE का मतलब री इंश्योरर, ठीक है। ये सोल नेशनल इंश्योरर है, ये इकलौती नेशनल इंश्योरर है जो कि री इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है इंडिया में और विदेशों में, ठीक है। री इंश्योरेंस का काम इंश्योरेंस कंपनियों को प्रोवाइड करती है कौन? GIC-RE,
इकलौती कंपनी है। ओके, तो ये हो गई बात हमारी सर जो है किसके बारे में, री इंश्योरेंस के बारे में। आई थिंक मैंने आपको री इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अगर आप LIC का ध्यान रखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि मान लेते हैं यहाँ पर 4 लाख पीपल हैं ABC जैसे, और इनको इंश्योरेंस दिया है LIC ने। फिर LIC ने इन सभी का इंश्योरेंस जो है फर्दर खरीद रखा है GIC से, एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। GIC RE बल्कि कह देंगे, RE है ना, GIC RE से ले रखा है, री इंश्योरर से ले रखा है। तो अगर मान लो 4 लाख लोगों के साथ में कैजुअलिटी हो जाती है तो उसका इंश्योरेंस का क्लेम GIC से वो ले लेगा, क्योंकि LIC की हालत ख़राब हो जाती है, इतना ज़्यादा क्लेम देने में हो सकता है दिवालिया हो जाती है। यही जो LIC ने GIC RE से जो इंश्योरेंस बाई किया उसे ही फ्रेंड्स री इंश्योरेंस कहते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस तो हो चुका था, फिर दोबारा जो इंश्योरेंस हुआ उसे री इंश्योरेंस कहते हैं। यही इतनी कहानी थी इसमें। तो री इंश्योरेंस इन्वॉल्व करता है ट्रांसफरिंग सम पोर्शन ऑफ रिस्क बाई इंश्योरर यानी LIC कंपनी टू री इंश्योरर यानी कि GIC कंपनी, है ना, GIC RE, इनेबलिंग द इंश्योरेंस कंपनीज टू फोकस ऑन देयर कोर बिजनेस, ठीक है। फॉर द इंश्योरर्स दिस वर्क एज ए कैपेसिटी इन्हेंसर एज री इंश्योरेंस ऑफर रिस्क कवरेज एंड टेक्निकल सर्विसेज, ठीक है। तो ये कैपेसिटी इन्हेंसमेंट में काम आता है। उसके बाद में अगर जो है री इंश्योरेंस मौजूद होते हैं तो उसकी वजह से वॉलेटिलिटी, उथल पुथल कम रहती है। फिर एक एग्जांपल हमने देखा जो है फ्लोरिडा का एग्जांपल हमने देखा था कि ये कंपनी है जो मेन कंपनी होती है फ्रेंड्स, उसे सीडिंग कंपनी, याद रखिए टर्म एग्जाम में पूछ सकते हैं। प्राइमरी इंश्योरर को सीडिंग कंपनी कहते हैं, उसने इंश्योरेंस की पॉलिसी बेची है ऐसे लोगों को जो फ्लोरिडा में रहते हैं और हरिकेन बहुत ज़्यादा आता रहता है, वहाँ पर तूफान आता रहता है। अगर उसने जो कंपनी है सीडिंग कंपनी, उसने इंश्योरेंस नहीं करवा रखा है तो बहुत सारे अगर क्लेम आ जाते हैं तो उस केस में वो कंपनी दिवालिया हो सकती है, क्योंकि उसका पैसा खत्म हो जाएगा। अगर उसने री इंश्योरेंस करवा रखा है तो री इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एक एग्रीमेंट करेगी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के साथ में कि भाई अगर मान लो ज़्यादा कैजुअलिटी होगी तो तुमको देखना पड़ेगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी हो जाएगी, थोड़ी मोड़ी दिक्कत होगी तो मैं देख लूँगा, काइंड ऑफ दैट। ओके, ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है। इसी री इंश्योरेंस के काम के लिए इंडियन री इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 1956 में बनता है, जिसमें मेंबर कंपनी जो है प्रीमियम पे करती हैं। 1961 आता है तो यहाँ स्टैच्यूटरी सेशंस की बात की जाती है, यानी कि प्रीमियम को वैधानिक मान्यता दी गई कि इतना अमाउंट तो देना ही देना है, ठीक है। जैसे मान लो आधार कार्ड अपडेट करवाने का 100 रुपये लगता है, तो ये स्टैच्यूटरी जो है सेशंस की बात हो रही है कि 100 रुपये तो देना ही देना है ये, क्योंकि अब उसको संविधान में या फिर जो है टेक्निकली कहें तो रूल्स रेगुलेशंस में लिख पढ़ दिया गया है। वही काम यहाँ पर हुआ। उसके बाद में जो सीडिंग कंपनी है वो कौन सी होती है? सीडिंग कंपनी फ्रेंड्स हमारी प्राइमरी कंपनी होती है, राइट। सीडिंग कंपनी वो इंश्योरेंस कंपनी होती है जो कि ट्रांसफ़र करती है इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को एक री इंश्योरर को, ठीक है। इंश्योरर जो है लाइबल होता है पे क्लेम इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट बाय द री इंश्योरर। तो इंश्योरर जो है वो लाइबल होता है क्लेम पे करने के लिए अगर री इंश्योरर डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। मैंने आपको समझाया था कि LIC ने 4 लाख लोगों का इंश्योरेंस करवाया और उसको री इंश्योर करवा दिया GIC RE से। GIC RE ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, नहीं दिया क्लेम, तो भी LIC को 4 लाख लोगों को क्लेम देना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा जब आई, उदारीकरण की नीतियाँ जब आई, तो 1999 में IRDA एक्ट लाया गया, IRDA एक्ट। GIC RE जो होती है जनरल इंश्योरेंस कंपनी, RE का मतलब री इंश्योरेंस, ये सोल नेशनल री इंश्योरर है जो कि री इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है इंश्योरर इंडिया में और अब्रॉड में, इंडियन कंपनियों को और विदेशी कंपनियों को, ठीक। फिर आता है हमारा फ्रेंड्स तीसरा टॉपिक जो कि है इंश्योरेंस रिपोजिटरी। ये रिपोजिटरी क्या होती है? जहाँ पर कोई डेटा इकट्ठा करके रखा जाए। टिल 2013 इंश्योरेंस पॉलिसीज वर इशूड ओनली इन पेपर फॉर्म, ठीक है। जैसे हमारे शेयर डिमेटरलाइज किए गए उसी तरीके से अब इंश्योरेंस पॉलिसी को भी डिमेटरलाइज किया गया, उसी को ही करने के लिए इंश्योरेंस रिपोजिटरी की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो पेपर फॉर्म में 2013 तक इंश्योरेंस पॉलिसी इशू होती थी। वेदर द प्रपोजल फॉर द इंश्योरेंस वाज सबमिटेड इन फिजिकल फॉर्म और थ्रू ऑनलाइन मोड, मतलब चाहे ऑनलाइन मोड में तुम जो है इंश्योरेंस लो या फिर फिजिकल तरीके से फॉर्म भर के, दोनों केसेस में आपको पेपर फॉर्म में ही इंश्योरेंस पॉलिसी इशू की जाती थी। लेकिन IRDA ने लॉन्च किया इंश्योरेंस रिपोजिटरी सिस्टम को ऑन 16 सितंबर 2013, 16 सितंबर 2013 में IRDA ने इंश्योरेंस रिपोजिटरी को इशू मतलब जो है लॉन्च किया टू प्रोवाइड बेटर सर्विस टू पॉलिसी होल्डर्स एंड इन्हेंस इंश्योरेंस पेंट्रेशन, ठीक है।
तो बेहतर सर्विस देने के लिए पॉलिसी होल्डर को और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को इन्हेंस करने के लिए इंश्योरेंस रिपोजिटरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। इंश्योरेंस पॉलिसीज इंक्लूडिंग द एग्जिस्टिंग वन कैन नाउ बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड हेल्ड विथ एन इंश्योरेंस रिपोजिटरी। तो जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं अगर पहले से भी मौजूद हैं, एग्जिस्टिंग भी हैं, मान लो आपने 1996 में 1996 में पॉलिसी ले रखी थी, तो भी ये एक्ट भले ही 2013 में आया है ये कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी उन पॉलिसी को कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और इनको आप इंश्योरेंस रिपोजिटरी के अंदर रख सकते हैं, इंश्योरेंस रिपोजिटरी के पास में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आती है बात, एन इंश्योरेंस रिपोजिटरी प्रोवाइड द ईज ऑफ होल्डिंग इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इंश्योरेंस रिपोजिटरी क्या करती है, इंश्योरेंस पॉलिसी को होल्ड करना आसान हो गया, जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू की गई हैं उनको, मतलब ऐसे समझ लो डिजिटलाइज हो गई, चीज़ें डिजिटल हो गई, तो उनको होल्ड करना आसान हो गया, हमें कहीं रखना नहीं है, कहीं सेफ नहीं रखना है, आग लगने का डर नहीं है, जब चाहो तब इशू मतलब देख सकते हो, लाइक दैट। इंश्योरेंस रिपोजिटरीज कैन नॉट सेल इंश्योरेंस पॉलिसी। यहाँ पर जो इंश्योरेंस रिपोजिटरी बनाई गई, भंडार एक तरीके कहिए, इंश्योरेंस रिपोजिटरी जो बनाई गई, उनको मना किया गया कि तुम इंश्योरेंस पॉलिसी बेच नहीं सकते, तुम्हारा काम है सिर्फ इंश्योरेंस पॉलिसी जो लोगों ने खरीदी उसको होल्ड करके रखना। दे आर अथराइज ओनली टू मेंटेन द पॉलिसी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एंड प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंश्योरेंस पॉलिसी। उनका काम सिर्फ ये है इंश्योरेंस रिपोजिटरी का कि वो पॉलिसी जो भी कस्टमर ने खरीदी उसको मेंटेन करना, और जब भी वो चाहे उसको वो रिकॉर्ड प्रोवाइड करना जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी उसने ले रखी है। द इंश्योरेंस रिपोजिटरी आल्सो एक्ट एज सिंगल पॉइंट ऑफ सर्विस फॉर ऑल ई पॉलिसी हेल्ड बाय द पॉलिसी होल्डर। मतलब एक ही जगह पर आपको सारी की सारी डिटेल जो है, सारा डेटा देने का काम, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक तरीके से हो जाएगा, कौन, आपके रिपोजिटरीज। ठीक है, आपको ई पॉलिसी जितनी है, ठीक है, अगर मान लो लोन लेना है फॉर एग्जांपल, और ई पॉलिसी अगर चल जाएगी तो ई पॉलिसी आप आराम से इंश्योरेंस रिपोजिटरी से ई पॉलिसी वहाँ अवेलेबल करवा सकते हैं। इसके लिए IRDA ने 5 एंटिटीज़ को लाइसेंस दिया हुआ है, यानी ये 5 कंपनियां हैं जो कि काम करती हैं किसका, जो है इंश्योरेंस रिपोजिटरी का। एक है NSDL, दूसरा है सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड, तीसरा है SHCIL प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, फिर है कार्वी इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड और CAMS रिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड टू एक्ट एज इंश्योरेंस रिपोजिटरी। मतलब ये 5 कंपनियां हैं फ्रेंड्स। ओके, बस आप नाम याद रखें, NSDL है, सेंट्रल इंश्योरेंस है, SHCIL है, कार्वी है और CAMS रिपोजिटरी है। तो ये 5 कंपनियां हैं जिनको IRDA ने इंश्योरेंस रिपोजिटरी का काम करने के लिए आज्ञा परमिशन दे रखी है। ऑल द रिपोजिटरीज आर रेगुलेटेड बाई IRDA। अब रिपोजिटरी को रेगुलेट कौन करेगा, IRDA ही करेगा। ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंश्योरेंस रिपोजिटरी आर फ्री ऑफ चार्ज। कोई पैसा नहीं देना है इंश्योरेंस रिपोजिटरीज को आपको। ओके, वो सारे काम फ्री में वो करती हैं। ठीक है, तो ये हो गई फ्रेंड्स हमारी बातें इंश्योरेंस रिपोजिटरी। आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। जैसे आप शेयर खरीदते हैं तो डिमेटलाइज फॉर्म में होल्ड रहता है, उसी तरीके से अगर आप इंश्योरेंस खरीदते हैं तो वो इंश्योरेंस रिपोजिटरी 5 कंपनियां हैं जो आपके इंश्योरेंस की पॉलिसी को डिजिटल फॉर्म में होल्ड करके रखती हैं। उन्हीं 5 कंपनियों को ही इंश्योरेंस रिपोजिटरी कहा जाता है। ओके, तो 2013 तक अगर कोई इंश्योरेंस आप खरीदते थे तो जो पॉलिसी मिलती थी वो पेपर फॉर्म में ही मिलती थी, चाहे ऑनलाइन अप्लाई करिए चाहे ऑफलाइन अप्लाई करिए पॉलिसी के लिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता था। IRDA ने 16 सितंबर 2013 को इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज सिस्टम को लॉन्च किया ताकि बेटर सर्विस दी जा सके पॉलिसी होल्डर को और इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन जो है इन्हेंस किया जा सके। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूड करता है, मतलब जो है पॉलिसी, जो भी इंश्योरेंस की पॉलिसी अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू हुई हैं और अगर मान लो पहले से इशू है आपकी पेपर फॉर्म में तो उनको कन्वर्ट कर लीजिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और ये सारी की सारी पॉलिसी इंश्योरेंस रिपोजिटरी में होल्ड की जा सकती हैं, मतलब होल्ड करके रखी जा सकती हैं। इससे आसानी होगी भाई जो है कि पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड की जा सकती है, कभी उन्हें एक्सेस किया जा सकता है। इंश्योरेंस रिपोजिटरी को मना किया गया है इन कंपनियों को कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेच सकते, नहीं तो पता चला कि इंश्योरेंस रिपोजिटरी पॉलिसी बेचना शुरू कर दें, तो ऐसा नहीं अलाउ है। ओके, ये सिर्फ अथराइज होती हैं कि वो पॉलिसी को मेंटेन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में और कस्टमर को जब भी ज़रूरत हो उसको सारे के सारे पॉलिसी का रिकॉर्ड प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, तो ये सिंगल पॉइंट ऑफ सर्विस का काम करती हैं जितनी भी ई पॉलिसीज़ हैं कस्टमर की। ओके, और कितनी कंपनियां हैं, तो फ्रेंड्स 5 कंपनियां हैं जिनको जो है इंश्योरेंस रिपोजिटरी का काम करने की परमिशन दी है IRDA ने। NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड,
SHCIL प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, फुल फॉर्म में नहीं जाना है, कार्बी इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड, CAMS रिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, इन 5 कंपनियों को अलाउ किया गया है कि ये इंश्योरेंस रिपोजिटरी के तौर पर काम कर सकती हैं, ठीक है। और जितनी भी रिपोजिटरी है इनको रेगुलेट कौन करेगा सर, इसकी जो है पावर IRDA के पास ही है। और इंश्योरेंस रिपोजिटरी द्वारा जो भी सर्विस दी जाती है उसका कोई चार्ज नहीं देना होता है कस्टमर को, इट इज़ फ्री ऑफ कास्ट, ठीक है। अब यहीं पर आता है ई इंश्योरेंस अकाउंट। ई इंश्योरेंस अकाउंट, तो इंश्योरेंस रिपोजिटरी में आपने अपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पॉलिसी रख दी, तो पॉलिसी रखने के लिए आपका कोई ना कोई एक अकाउंट खोला जाएगा, उसी को ही फ्रेंड्स ई इंश्योरेंस अकाउंट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? ई इंश्योरेंस अकाउंट। EIA स्टैंड करता है ई इंश्योरेंस अकाउंट। EIA, ई का मतलब हो गया फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक और IA का मतलब हो गया इंश्योरेंस अकाउंट, ठीक है। तो EIA होता है ई इंश्योरेंस अकाउंट, या इसे ही इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट कहा जाता है, which maintains the insurance policy document of the policy holder in electronic form। कस्टमर का जो इंश्योरेंस पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होल्ड करने की लिए ई इंश्योरेंस अकाउंट या इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट यूज किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ई इंश्योरेंस अकाउंट क्या मतलब है, ओके। A policy holder can open an e-insurance account with any of the 5 repositories approved by IRDA as mentioned above। तो अगर आप ई इंश्योरेंस अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो खुलवा सकते हैं किसी भी 5 रिपोजिटरी के पास में, जो उन 5 की हमने अभी बात की थी, 5 कौन कौन सी हैं, ठीक है। वन कैन नॉट ओपन मल्टीपल अकाउंट्स एज IRDA अलाउड जस्ट 1 ई इंश्योरेंस अकाउंट पर पर्सन, ठीक है। तो ध्यान रखें कितने ई इंश्योरेंस अकाउंट खोले जा सकते हैं, एक व्यक्ति सिर्फ एक ही खुलवा सकता है, क्योंकि चाहे जितनी पॉलिसी तुम 20 पॉलिसी ले लो सारी की सारी उसी अकाउंट में आ जाएंगी, तो मल्टीपल अकाउंट ओपनिंग नहीं अलाउ है, मल्टीपल अकाउंट ओपनिंग इज नॉट अलाउड। फीचर देख लेते हैं क्या क्या खासियत होती है इसमें ई इंश्योरेंस अकाउंट में, ठीक है। तो ये है ईच ई इंश्योरेंस अकाउंट हैज ए यूनिक अकाउंट नंबर, है ना, पहचानने के लिए भाई कोई ना कोई, जैसे अकाउंट खोलते हैं तो अकाउंट नंबर मिलता है, उसी तरीके से ई इंश्योरेंस अकाउंट में भी अकाउंट नंबर मिलता है। इसके अलावा आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड ही प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप अपनी अकाउंट में लॉगिन कर सकें। ई इंश्योरेंस अकाउंट जो है फ्री ऑफ कास्ट दिया जाता है एप्लीकेंट को, कोई पैसा नहीं लगता है। एन इंडिविजुअल हु डज नॉट हैव एन इंश्योरेंस पॉलिसी, अब सोचो कोई एक व्यक्ति है उसके पास इंश्योरेंस पॉलिसी ही नहीं है, फिर भी वो चाहे तो ई इंश्योरेंस अकाउंट खोल सकता है, और जब वो जो है पॉलिसी खरीदेगा, आफ्टर बाइंग ए पॉलिसी द पॉलिसी होल्डर कैन गिव अ रिक्वेस्ट टू डिमेटेरियलाइजेशन ऑफ द पॉलिसी टू इंश्योरर आर इंश्योरेंस रिपोजिटरी, ठीक है। तो एक व्यक्ति इसका पॉलिसी नहीं थी, उसने ई इंश्योरेंस अकाउंट खुलवा लिया, पॉलिसी खरीदने के बाद में पॉलिसी होल्डर ने रिक्वेस्ट की कि भाई हमारी जो पॉलिसीज़ को डीमेटेरियलाइज कर दो। ये रिक्वेस्ट इंश्योरर यानी जिस कंपनी से इंश्योरेंस खरीदा है उससे भी की जा सकती है, या इंश्योरेंस रिपोजिटरी जो 5 कंपनी है उनसे भी रिक्वेस्ट की जा सकती है, ठीक है। टू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग पेपर पॉलिसी इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट अ सर्विस रिक्वेस्ट हैज़ टू बी मेड टू द इंश्योरेंस रिपोजिटरी आर द इंश्योरर, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग अगर पेपर पॉलिसी कोई है, पहले से कोई पॉलिसी थी जो पेपर पॉलिसी है, उसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, तो एक सर्विस रिक्वेस्ट बनेगी, एक रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आपको इंश्योरेंस रिपोजिटरी से, या फिर इंश्योरेंस जिस कंपनी ने LIC पॉलिसी इशू करी हुई है उससे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, भाई हमारे पास पॉलिसी है, इसको आप डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, ओके। एन ई इंश्योरेंस अकाउंट होल्डर कैन अपॉइंट एन अथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव टू ऑपरेट हिज अकाउंट इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट डिवाइस और इनकेपेबिलिटी ऑफ ई इंश्योरेंस अकाउंट होल्डर। यहाँ पर मतलब मान लो ई इंश्योरेंस अकाउंट खोला हुआ है आपने, ई इंश्योरेंस अकाउंट होल्डर हैं, तो आप अथराइज रिप्रेजेंटेटिव भी रख सकते हैं, किसी व्यक्ति को नॉमिनेट भी कर सकते हैं, भाई कि तुम मेरी जगह पर इस अकाउंट को ऑपरेट करोगे। मान लो किसी वजह से डेथ हो जाती है या ई इंश्योरेंस अकाउंट होल्डर ऑपरेट नहीं करने में सक्षम है किसी वजह से, तो उस केस में रिप्रेजेंटेटिव को, अथराइज रिप्रेजेंटेटिव को रखा जा सकता है। एन अथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैज़ ओनली एक्सेस राइट टू द ई इंश्योरेंस अकाउंट इन द इवेंट ऑफ डिमाइस ऑफ द पॉलिसी होल्डर। अब अथराइज जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको एक्सेस का राइट होगा, सिर्फ एक्सेस कर सकता है पॉलिसी ई इंश्योरेंस अकाउंट को, वो भी कब, जब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए, उसी केस में ही उसको एक्सेस के राइट्स दिए जाते हैं, और कोई किसी तरीके का अधिकार नहीं देता। ये नहीं कि पता चला इंश्योरेंस अपने नाम करवा लिया, अपने को नॉमिनी बना लिया, ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं आप, ओके। तो ये सारी चीज़ों पर रोक रहती है, ओके, ठीक है। तो इंश्योरेंस अकाउंट के बारे में हमने यहाँ पर बात की। ई इंश्योरेंस अकाउंट
EIA स्टैंड फॉर ई इंश्योरेंस अकाउंट या ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस अकाउंट होता है, जो कि मेंटेन किया जाता है इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कि मेंटेन करता है ई इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑफ पॉलिसी होल्डर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। पॉलिसी होल्डर के जो मतलब इंश्योरेंस के कागजात होते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ई इंश्योरेंस अकाउंट में मेंटेन किया जाता है। ओके, उसके बाद में आती है बात, पॉलिसी होल्डर जो है ओपन कर सकता है इंश्योरेंस अकाउंट किसी भी 5 रिपोजिटरी के साथ में, जिसको IRDA ने अप्रूव किया है। किसी के साथ भी पॉलिसी होल्डर चाहे तो ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन कर सकता है। पर पर्सन सिर्फ एक ई इंश्योरेंस अकाउंट ओपन करना अलाउ होता है, मल्टीपल अकाउंट ओपनिंग मना होती है। ओके, ई इंश्योरेंस अकाउंट की खासियत क्या होती है? फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसे नहीं देने हैं। हर एक ई इंश्योरेंस अकाउंट को एक यूनिक अकाउंट नंबर अलॉट किया जाता है, लॉगिन ID पासवर्ड दिया जाता है। कोई व्यक्ति जिसके पास में इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है तो क्या वो भी ई इंश्योरेंस अकाउंट खुलवा सकता है? तो यस, आप कर सकते हैं, ऐसा कोई मना ही नहीं है। भविष्य में पॉलिसी खरीद लीजिएगा, लेकिन आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं भले ही आपके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ना हो। जब आपने पॉलिसी खरीदी तो उस पॉलिसी को डिमेटलाइज करने की रिक्वेस्ट आप उस कंपनी से करिए जिसने इंश्योरेंस दिया है, या किसी 5 में से किसी एक इंश्योरेंस रिपॉजिटरी में भी कर सकते हैं कि साहब हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी को इसमें ई इंश्योरेंस अकाउंट में अटैच कर दीजिए, होल्ड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में पहले से अगर कोई पेपर पॉलिसी एग्जिस्ट करती है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कन्वर्ट करवाया जा सकता है। उसके लिए एक सर्विस रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी उस कंपनी से जहां से आपने इंश्योरेंस लिया है, या इंश्योरेंस रिपॉजिटरी 5 में से किसी एक से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे पास पेपर पॉलिसी है, अब इसको कन्वर्ट कर दीजिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, फिर आ जाता है ई इंश्योरेंस अकाउंट होल्डर जो है अपॉइंट कर सकता है एक अथराइज रिप्रेजेंटेटिव को, ताकि वो इस अकाउंट को ऑपरेट कर सके। कब? जब उस व्यक्ति की डेथ हो जाए या वो ई इंश्योरेंस अकाउंट होल्डर जो है इनकैपेबल हो जाए। मतलब कहने का क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और उसके हाथ पैर कट गए फॉर एग्जांपल, है ना, तो वो अब अपना अकाउंट नहीं ऑपरेट कर सकता है। तो इनकैपेबिलिटी किसी वजह से आ गई, वो पैरालिसिस हो गई, शरीर पैरालाइज हो गया, इन काइंड ऑफ दैट। ओके, या फिर उसकी डेथ हो गई, तो उस केस में एक अथराइज रिप्रेजेंटेटिव रखा जा सकता है जो इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। लेकिन जो अथराइज रिप्रेजेंटेटिव है उसको केवल एक्सेस राइट्स होंगे, सिर्फ उसको देख सकता है, एक्सेस कर सकता है ई इंश्योरेंस अकाउंट को, वो भी तब जब कस्टमर की डेथ हो जाए, पॉलिसी होल्डर की डिमाइस हो जाए, डेथ हो जाए, उसी केस में उसे एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो बस ये फ्रेंड्स जो है हमारे इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में काम की सारी बातें हमने यहाँ पर कर ली है। आई होप है फ्रेंड्स आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, है ना। थोड़ा सा टाइम हो अगर आपके पास में तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे चैनल के बारे में, JIB विथ अशोक के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।